यहाँ पे देखो इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या है? कल जैसे मैं बोली थी, सपोज एक ग्रुप ऑफ पीपल को कोई दो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी ए एंड प्रॉपर्टी बी। तो इस प्रॉपर्टीज को या कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। एट्रीब्यूट्स मींस प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ग्रुप ऑफ पीपल को दो प्रॉपर्टीज है, सपोज ए एंड बी, एंड ए की डिफरेंट डिफरेंट जो वेरिएशन है A1 A2 AR, एंड बी की डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन है B1 B2 BS। तो बी ये जो मीन्स ए के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ले सकते हैं A1 A2 AR, बी की B1 B2 BS। नाउ इफ दिस A and B are divided into more than two classes, इसको कहते हैं जो A1 is a class, A2 is a class and AR is a class. Similarly, B1 is a class, B2 is a class, BS is a class. So if these A and B, these attributes are divided into more than two classes, that is called manifold classification. तो इसमें क्या है, A and B का जो प्रॉपर्टी क्लासेस में डिवाइड है, ये डिफरेंट डिफरेंट जो वैल्यूज आ रहा है, इसको कहते हैं क्लासेस, इसे भी कहते हैं क्लासेस, इसे कहते हैं मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन। और इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स में हमारी अल्टीमेटली होगा समेशन ऑफ AI इज इक्वल टू समेशन ऑफ BJ होगा। मींस A के जितने जितने वैल्यू है वो सम करके एंड B के जितने जितने वैल्यू है टोटल सम करके टोटल फ्रीक्वेंसी आएगा। नाउ लुक एट दिस टेबल। इस टेबल को कहते हैं कॉन्टिजेंसी टेबल। कॉन्टिजेंसी R क्रॉस है क्योंकि A की वैल्यू A1 to R है एंड B की वैल्यू 1 to S है, सो दिस इज कॉल्ड R क्रॉस S contingency table. Now A1 B1 क्या है, इस सेल की वैल्यू क्या होगा, A की वैल्यू A1 एंड B की वैल्यू B1 होगा, तो उस सेल की वैल्यू होगा A1 B1। सिमिलरली A की वैल्यू AI एंड B की वैल्यू BJ होगा, तो उस सेल की वैल्यू होगा AI BJ, where I will run from 1 to R and J will run from 1 to S। ठीक है, तो हमें इस टेबल को इस फॉर्मेट में कोई डेटा गिवन है, तो पहले हमें थ्योरम इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स में इस टेबल को कॉन्टिजेंसी टेबल को बनाना पड़ता है। और फिर हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे चेक करना पड़ता है इफ दिस टू एट्रीब्यूट्स, दिस टू प्रॉपर्टीज, दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, यस या नो। तो मैंने क्या था, नल हाइपोथेसिस में जो हम लोग टेस्टिंग करते हैं जो प्रॉपर्टीज इन जनरली उस स्टेटमेंट को ही हम नल हाइपोथेसिस बनाते हैं। सो आवर नल हाइपोथेसिस विल बी दैट द एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, इस काई स्क्वायर टेस्ट के जो थ्योरम ऑफ एट्रीब्यूट्स है, इसमें ऑलवेज द नल हाइपोथेसिस विल बी दैट द एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। Then probability of AI means A की A1 वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, A की A2 वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है, A की AI मतलब इन जनरल द नोटेशन इज A की AI लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो probability of AI means probability that the attribute A possesses the having the value AI. So AI divided by N, N is the total frequency, AI times ARI divided by N. Similarly, probability of BJ will be BJ by N. Now probability of AI BJ, ये probability of AI BJ इस टेबल पे ये जो हमने लिखा, ये सारे probability of, this is probability of A1 B2, sorry, this is A1 B2, this is A2 B2 and this is AI B2। इस सारे को लिए हमें probability of A1 B2, probability of A2 B2, probability of AI B2 and so on, ये सारे हमें find करना पड़ेगा। तो probability of AI BJ क्या होगा? Now we, under our null hypothesis, we have that these two attributes, they are independent to each other. So probability of AI BJ होगा probability of AI into probability of BJ. Again, probability of AI is AI by N and probability of BJ is BJ by N. So AI BJ
at the 0th cell. That means AIBJ का मतलब मैंने कहा था इस सेल में जो AIBJ लिखा था, इस सेल में सपोज A1 B1 लिखा था, मतलब A एट्रीब्यूट का A1 वैल्यू है एंड B एट्रीब्यूट का B1 वैल्यू है, एंड टुगेदर मतलब एक ही साथ A का A1 B का B1 वैल्यू होगा, तो उसकी उस सेल की वैल्यू होगा A1 B1। तो यहाँ पे देखो फिर इसने AIBJ क्या होगा, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पर्सन्स possessing both the attributes AI and BJ, means the people who have the property AI as well as BJ। तो उसका है प्रोबेबिलिटी ऑफ AIBJ एंड नंबर ऑफ पीपल, टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर है n पीपल है, और AIBJ एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ AIBJ है, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल होगा n इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AIBJ। माइक म्यूट कर लो। तो फिर हमारी AIBJ 0 मीन्स AIBJ डिवाइडेड बाई n। एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, मतलब जो तुम्हें इतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। तो ये है ith एंड A की AI एंड B की BJ, मीन्स ijth सेल की जो वैल्यू है वो वैल्यू होगा AI इंटू BJ डिवाइडेड बाई n, वेयर n इज द टोटल फ्रीक्वेंसी। नाउ ये फॉर्मूला को यूज करके हम ये कॉन्टिजेंसी टेबल को फॉर्म करेंगे, इस कॉन्टिजेंसी टेबल को बनाएंगे एंड फिर इसके ऊपर हम जो हमारी काई स्क्वायर टेस्ट है उस काई स्क्वायर टेस्ट को अप्लाई करेंगे। काई स्क्वायर टेस्ट को हमने गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट का किया था, काई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में, याद है क्या? हेलो, क्या था? मतलब काई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता था जो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट का टेबल था? ऑब्जर्वेशन मतलब OI माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ I अपॉन में EI और ऊपर समेशन, उसका स्क्वायर था। हाँ उसका स्क्वायर, हाँ, समेशन ऑफ OI माइनस EI स्क्वायर डिवाइडेड बाई EI था। जब OI होता था ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, मतलब जो सैम्पलिंग टेस्ट करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलता है दैट वन, एंड एक्सपेक्टेड मींस जो हमें मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन है जो वैल्यू मिलना चाहिए था, दैट वाज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, और याद रखना ये कॉन्टिजेंसी टेबल का साइज अगर है R इंटू S, तो उसका काई स्क्वायर का डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा R माइनस 1 इंटू S माइनस 1। कॉन्टिजेंसी टेबल का जो साइज है अगर उसका साइज 2x3 है, तो काई स्क्वायर वेरिएट का डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 1 इंटू 2 मीन्स 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हें काई स्क्वायर के टेबल से उस डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए काई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड फिर उसके साथ जो कंप्यूटेड वैल्यू है उसको हम कंपेयर करके हम कहते हैं वी एक्सेप्ट दैट नल हाइपोथेसिस या रिजेक्ट दैट नल हाइपोथेसिस। इसीलिए हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम इंपॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है R माइनस 1 इंटू S माइनस 1। गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे काउंट होता है, कैसे कैलकुलेट होता है? हेलो, जितने जितनी भी वैल्यूज होती हैं उससे एक कम। हाँ, सपोज 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 9। ठीक है, तो अभी एक एग्जांपल पे जाओ। यहाँ पे गिवन है 2 small polls of votes for 2 candidates A and B। यहाँ पे देखो हमने वहां पे एट्रीब्यूट्स को A and B से डिनोट किया। यहाँ पे प्रॉपर्टीज जो है सपोज वोट फॉर A एंड वोट फॉर B, एंड एरिया होगा रूरल एंड अर्बन। So suppose this is your X and this is your Y. So X is given the property that how many people will vote for A and how many people will vote for B.
and the property y will denote the area, the locality of the people, if he belongs from rural area or if he belongs from urban area. So this table is given, that means एक rural area से 620 people A को वोट किया, एक रूरल एरिया से 380 पीपल बी को वोट किया, सिमिलरली अर्बन एरिया से 550 ए को वोट किया और 450 बी को वोट किया। और यहाँ पे देखो जो टोटल कॉन्टिजेंसी टेबल है, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी, योर कैपिटल एन विल बी, ये दोनों प्लस करके ये आएगा, ये दोनों प्लस करके ये आ जाएगा, फिर दिस इज योर total frequency capital N, and summation of AI is equal to summation of BJ is equal to capital N always होगा, means इसी साइड से भी कैपिटल मतलब N ही 2000 ही होगा और इस साइड से भी 2000 होगा। Now यहाँ पे तुम्हें चेक करना है, examine whether the nature of the area is related to the voting preference in this election वो मतलब इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले हमें ई ऑफ मतलब ई सेल की 1 सेल की जो एक्सपेक्टेशन है, मींस ये जो गिवन है इस टेबल में, दैट इज ऑब्जर्वेशन ओ आई, ये हमने मतलब मेजरमेंट करने के बाद कोई सैम्पलिंग, ये प्रैक्टिकली जो हो रहा है उसके रिजल्ट है ये, इसमें ये दैट मींस योर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। Now you have to find out EI expected frequency. तो ई सेल की expected frequency के लिए हम क्या करेंगे, ई सेल की expected frequency के लिए हमारी क्या था, probability of A1 B1 था, probability of A1 into probability of B1 divided by total frequency, probability of A1 divided by probability of B1 into total frequency। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 क्या होगा, 620 नहीं 620 तो है, इस टेबल से मार्क कंपेयर करो, ये टेबल है OI मतलब ये गिवन है, ये तुमने ऑब्जर्व किया, इस मतलब यहाँ पे इस टेबल को x एंड y से डिनोट करो, x की a एंड y की रूरल होने की, x की a एंड y की रूरल होने की ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है 620। तो हमें एक्सपेक्टेड जो फ्रीक्वेंसी है वो काउंट करना है, ठीक है, हमें एक्सपेक्टेड जो फ्रीक्वेंसी है वो काउंट करना है। ये वाला टेबल पे फिर एक बार जाओ, देखो ये जो हमारी था A1 B1 A2 B2 मतलब ये सारे काउंट होके यहाँ पे होता है तुम्हारी B, ये जो टेबल है जो गिवन है ये सारे काउंट होके यहाँ पे B1 आता है, और फिर यहाँ पे जो कॉलम वाइज है ये सारे काउंट होके मतलब जो भी है ये इक्वल होके यहाँ पे A1 आएगा। तो ये A1 B1 क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B by n, तो दैट मींस these one into this one divided by this capital N total frequency, इस सेल की होने की प्रोबेबिलिटी। फिर इस सेल की होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इसकी राइट हैंड साइड पे जो टोटल है और इसके बिल्कुल नीचे जो A2 into B1 डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी मींस कैपिटल N, है ना। तो मैम ये एक्सपेक्टेड होगी, हाँ ये तुम्हारी एक्सपेक्टेड होगी, ओके A1 into B1 by n होगी ना टोटल की, जो हाँ, टोटल वाला A1 है और टोटल वाला B1 by n। हाँ A1 into B1 डिवाइडेड बाय जो n मींस जो टोटल फ्रीक्वेंसी है मींस 2000 उस प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। तो उस मतलब तुम सिर्फ एक टेबल को बनाओ, फिर उसके बाद जो उसकी जो राइट हैंड मतलब राइट मोस्ट जो सेल की वैल्यू है, टोटल जो वैल्यू है, टोटल के अंदर राइट मोस्ट सेल में जो वैल्यू है एंड जो डाउन मोस्ट सेल में, हाँ ये दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर n से डिवाइड करना, ठीक है।
तो हाँ, तो इस एग्जाम्पल पे देखो फिर, तो यहाँ पे इस सेल की ए एंड रूरल, ए इंटरसेक्शन रूरल, इस सेल के लिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होगा 1000 इंटू 1170 डिवाइडेड बाई 2000 होगा, ठीक है? हाँ, इस सेल के लिए एक्सपेक्टेड कैसे होगा, इस सेल के लिए बताओ? 1000 into 830 upon डिवाइडेड बाई 2000, ओके। तो सिमिलरली R1 के लिए भी हुआ 1000 इंटू 11, सॉरी दिस 1000, मतलब यहाँ पे 1000 लिए दोनों सेम है, यहाँ पे 1000 छोटा और भी हो सकते तो वो डिफरेंट होता। इस 1000 राइट मोस्ट एंड डाउन मोस्ट, उस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करोगे। यहाँ पे भी इस सेल के लिए 1000 इंटू 830 डिवाइडेड बाई 2000। तो यहाँ से देखो तुम्हारी ये 4 वैल्यू आ गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस 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 दिस। अभी ये 2x2 टेबल है, 4 वैल्यू आ गया, मीन्स ये तुम्हारी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गया, ऑब्जर्व वैल्यू तो गिवन है। और इस टेबल की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 1, r-1 इंटू s-1, देन इसने कैलकुलेट किया ये सारे o माइनस ei² बाई e। तो फर्स्ट सेल की देखो, फर्स्ट सेल की देखो ऑब्जर्व वैल्यू था 620, बट इसका एक्सपेक्टेशन हमने निकाल लिया 585। तो ये होगा 620 माइनस 585 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 585 एंड सो ऑन। तो कैलकुलेशन करने के बाद इसको आया वैल्यू 10.0891। नाउ देखो, हमें काई स्क्वायर की यहाँ पे 5% लेवल के लिए एंड 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए इसने वैल्यू 3.841 है। काई स्क्वायर की टेबल मैंने भेजी थी क्या? यस मैम। हाँ, तो काई स्क्वायर, हाँ भेज दिया ना? हाँ, तो उस काई स्क्वायर, हाँ ठीक है, तो काई स्क्वायर के टेबल पे जाके देखोगे 5 डिग्री लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए काई स्क्वायर की वैल्यू होगा 3.841। सो दैट मींस दिस इज, इससे तो बड़ा है, सो दैट मींस वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। सो जो हमारी असम्पशन था, मतलब इंडिपेंडेंट, मतलब जो assumption था वोटिंग प्रेफरेंस वर्सेस जो एरिया ऑफ द लोकेलिटी, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। मींस रूरल एरिया में वोटिंग प्रेफरेंस डिफरेंट होता है और अर्बन एरिया में वोटिंग प्रेफरेंस डिफरेंट होता है, एरिया वाइज वो डिपेंडेंट है, ये हमें दिखाना है। ये हम मतलब हो गया हमारी कंक्लूजन, ठीक है? यस मैम। ओके, तो मतलब ये बहुत ही सिंपल है, जो गिवन है वो तुम्हारी ऑब्जर्व्ड है, और तुम्हें एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करने के लिए ये गुडनेस ऑफ फिट एंड थ्योरम ऑफ एट्रीब्यूट्स, ये दोनों बहुत सिंपल है, ठीक है? सिर्फ कैसे तुम उसकी सेल की वैल्यू कैलकुलेट करोगे ये याद रखना है, और फिर काई स्क्वायर तो सिंपल ये कैलकुलेशन है और टेबल से उसकी कंपेयर करना है। तो फिर और एक नेक्स्ट एग्जांपल देख लो। इस एग्जाम्पल पे देखो, यहाँ पे एक 2x2 टेबल गिवन है, contingency table, and then find that the chi-square test of independence gives by this one, where capital N is a plus b plus c plus d. So हमारी null hypothesis होगा that the attributes are independent। तो इसको तुम थोड़ा बड़ा करके लिख सकते हो, यहाँ पे सपोज ये x वाले है रो वाला और y है कॉलम वाला, फिर उसकी टोटल निकालोगे। हाँ, टोटल यहाँ पे होगा a प्लस b, यहाँ पे होगा c प्लस d, हाँ यहाँ पे होगा a प्लस c b प्लस d। तो a की एक्सपेक्टेड क्या होगा, a की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगा? a plus b by into में a plus c upon में plus c upon a plus b plus c plus d। हाँ, मीन्स कैपिटल एन, जिसको फिर कैपिटल एन से डिनोट कर दिया, ठीक है? तो ऐसे मतलब हर सेल को तुम एक्सपेक्टेड निकाल सकते हो, और फिर जो काई स्क्वायर है, काई स्क्वायर होगा a माइनस इसकी जो एक्सपेक्टेशन वो स्क्वायर करके, इसमें देखो e ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ a plus c डिवाइडेड बाय n, एंड सिमिलरली चारों को कैलकुलेट कर लिया, काई स्क्वायर देन कैलकुलेट किया, दिस इज योर काई स्क्वायर, ठीक है?
तो फिर इसके बाद ये क्या किया, इसको फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा। हमारी a माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ a क्या होगा, a माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ a दिस वैल्यू, तो इसको कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई करके इसने ये लिख दिया, और सारे पुट करने के बाद काई स्क्वायर की वैल्यू आ रहा है a, तो ये दिखाना है, फॉर ये प्रूफ करना था काई स्क्वायर की वैल्यू ये होगा फॉर दिस मींस फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। ओके Yes, ma'am. तो यही था। फिर और एक नेक्स्ट एग्जांपल देख लो। हाँ, इस एग्जांपल का देख लो। यहाँ पे क्या कहा, टू रिसर्चर्स adopted different sampling techniques while investigating the same group of students to fill the number of students falling in different intelligence level. The results are as follows. तो यहाँ पे दो रिसर्चर है एक्स एंड वाई, और एक्स एंड वाई कुछ मतलब सैम्पलिंग किया, कुछ डेटा कलेक्शन डेटा सर्वे किया। तो वहां पे देखा बिलो एवरेज इतने इतने स्टूडेंट है, और वाई ने देखा बिलो एवरेज, एवरेज, अबव एवरेज एंड जीनियस इतने इतने स्टूडेंट है। To say that the sampling techniques adopted by the two researchers are significantly different. ठीक है, ये तुम्हें देखना है जो तुम्हें मतलब उस दोनों का जो दो रिजल्ट मिले हैं वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है कि नहीं। ठीक है, तो इसके बाद मीन्स इफ दे आर इंडिपेंडेंस होगा, मीन्स FI एंड EI दोनों सैम्पलिंग, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे हमारी नाला हाइपोथेसिस क्या होता है फिर इस थ्योरम ऑफ एट्रीब्यूट्स में नाला हाइपोथेसिस होता है मतलब दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ठीक है, तो इफ हमने एज्यूम किया जो नाला हाइपोथेसिस होगा इफ दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, मींस इंडिपेंडेंट मतलब जो भी यहाँ पे क्या है, एक जो रिसर्च मतलब डेटा कलेक्शन की जो वे ऑफ रिसर्च है दैट इज एक्स, यहाँ पे डेटा कलेक्शन की जो वे ऑफ रिसर्च है दैट इज वाई। तो अगर A0 ट्रू है, नल हाइपोथेसिस ट्रू है, दैट मीन्स दोनों के बीच में कोई दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, दैट मीन्स जो भी कोई भी रिसर्च टेक्निक तुम अप्लाई कर लो यू गॉट सेम रिजल्ट, so there is no significant difference between them। इसके मतलब यही है significant difference कोई नहीं है, मतलब दोनों का जो रिजल्ट आया है वो बराबर है, वो सेम है, they are independent to each other। so यहाँ पे हमने H0 तो सेम, फिर वही assume करेंगे let the two techniques be independent to each other। फिर यहाँ पे एक्सपेक्टेशन सारे वैल्यूज ने कैलकुलेट कर लिया, ये क्या expectation of 86 over 200 by 126 divided by 300 एंड सारे वैल्यू के लिए ये है, जैसे इस 2 के लिए होगा 100 into 12 by 300। तो सारे एक्सपेक्टेशन वैल्यू करने के बाद इसने टेबल लिख दिया 12 minus expectation of 86, expectation of 60, expectation of 44। अच्छा, इसने सिर्फ ना माइनस माइनस करके लिख दिया क्योंकि यहाँ पर देखो एक्सपेक्टेशन ये तीनों वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, और ये तीनों वैल्यू मतलब ये चार वैल्यू ऐड करके तुम्हारी 200 होगा, तो इसलिए यहाँ पे इसने सिंपली मतलब सीधा 8 लिख दिया, इसके लिए फिर कैलकुलेशन नहीं किया इस टेबल पे। ठीक है, इस सेल के लिए
ये जो 4 एक्सपेक्टेशन है, मतलब यहाँ पे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहा है, तो पहले 3 वैल्यू सिर्फ कैलकुलेट किया 84, 62 एंड 46, बाकी ना सीधा वहां से लिख दिया, क्योंकि इस 4 सेल की ऐड करोगे तो 200 मिलेगा, तो दैट मीन्स द रिमेनिंग सेल विल बी 8। इस दोनों सेल को ऐड करोगे 126 होगा, इस दोनों सेल को ऐड करोगे 93 होगा, तो वहां से इस 4 वैल्यू को, मतलब ये 5 वैल्यू को इसने लिख दिया सीधा, और इसको कैलकुलेट नहीं किया। अगर तुम ऐसे भी कर सकते हो मेजरमेंट करके, तो मेजरमेंट करोगे तो सेम ही वैल्यू आ जाएगा। तो एक्सपेक्टेड समझ गया क्या ये वाला टेबल, क्यों ऐसे लिख दिया माइनस माइनस करके? यस मैम। हाँ ठीक यस है। मैम। तो ये तो इसके बाद इसने फिर कैलकुलेशन किया y माइनस EY स्क्वेयर, एंड देन इसकी वैल्यू क्या है 0.923। नाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 के लिए इसकी वैल्यू है 5.991, सो व्हिच इज लेस देन 5.991, दैट मींस वी विल एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो इसकी जो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें कम क्यों हो गई? डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 थी ना, लेकिन इन्होंने 2 लिखा हुआ है। 1 degree of freedom is lost in the method of pooling. एक मिनट, एक मिनट, ये देख के मैं बताती हूँ। तो इसका जो एग्जांपल दिया, मतलब कैन बी ओपन द substitutions in marginal column brackets. ये ना मैं देख के बताती हूँ क्यों ये इसने -1 कर दिया फिर। हेलो, ओके मैम। ओके ठीक है, मैम चलो। एक बात हाँ ये बता दीजिए, जो हाँ हम लोग ये टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस वाला कर रहे हैं, तो जो नल हाइपोथेसिस अज्यूम करते हैं इस टेस्ट के अंदर, वो ये करते हैं कि ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट हैं, हाँ मतलब अगर प्रूफ हो गया हाँ। तो जो क्वेश्चन की स्टेट, मतलब इसका इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या होता है, कि कैसे रिलेट करेंगे ऊपर वाली स्टेटमेंट से, कि मतलब इसमें क्या होता है कि इंडिपेंडेंसी क्या सिग्निफाई करती है आपस में? इंडिपेंडेंस जैसे इसी क्वेश्चन में देखो, कोई क्वेश्चन में तो सीधा ही ऐसे पूछा जाता है, मतलब चेक इफ दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, यस या नो, ठीक है। तो यस मैम। उसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में पूछा इफ दे आर सिग्निफिकेंटली, मीन्स एक्स का जो एक्स है एक वे ऑफ रिसर्च, वाई इज ऑल्सो अनदर वे ऑफ रिसर्च, तो हमें चेक करना है दे आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है कि नहीं। इस क्वेश्चन में जो था, मतलब अभी अभी जो कह रहे थे इस क्वेश्चन में, एक यस मिनट। मैम। हाँ, तो अभी हमारे रिजल्ट सपोज आ गया एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। हाँ हमारी रिजल्ट आ गए एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, तो दैट मीन्स तुम एक्स प्रोसेस फॉलो करोगे या वाई प्रोसेस फॉलो करोगे, जो भी रिजल्ट है वो सेम है, मतलब वो लगभग सेम है, रिजल्ट में उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। कोई भी वे फॉलो कर रहे हो एक्स या वाई, उसमें रिजल्ट का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, दैट इज इंडिपेंडेंसी। सो दैट मीन्स द two ways they are not significantly different। अगर बहुत तुम दूसरे तरीका से कर रहे हो तो उसका जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट भी दूसरा हो जाएगा, है ना। वो डिफरेंट होना चाहिए फिर आपस हाँ, में। सपोज तुम मीटर स्केल में कुछ मेजर कर रहे हो और सेंटीमीटर स्केल में कुछ मेजर कर रहे हो,
ठीक है। ठीक है, ठीक है, हाँ, तो ठीक है। समझ में आ गया, तो इसीलिए वो कह रहे हाँ। हैं नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। मतलब नॉट डिफरेंट का मतलब हुआ कि वो आपस में इंडिपेंडेंट है, कि एट द हाँ एंड वो सेम रिजल्ट दे रहे हैं। हाँ ठीक हाँ, है। मतलब उनका लगभग सेम रिजल्ट है। जैसे पहले का था हाँ। अर्बन एंड रूरल, तो उसका मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, तुम अर्बन एरिया चूज करो या रूरल एरिया। अर्बन एरिया से भी सपोज 50% ए को वोट करेंगे, 50% बी को वोट करेंगे, रूरल से भी 50-50 होगा इफ दे आर ठीक है, ठीक है। इंडिपेंडेंट। ठीक है। और ओके मैम। हाँ। हाँ हाँ, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट हमारी टॉपिक है टी टेस्ट, वो हम नेक्स्ट वीक ही करेंगे। हमारे पास और थोड़ी सी सिलेबस है, वो टी टेस्ट वगैरह और कुछ मतलब लास्ट ही होगा वो टॉपिक। तो नेक्स्ट डे हम वो टॉपिक कर लेंगे।